अरे तू मिल भैया लड़कों को, वो कालक लेके तेरे को ढूंढ रहे हैं, तेरे मुंह पे कालक लगाएंगे, तेरे गले में जूतों की माला डालेंगे, तेरे को बताएंगे हमारा इतिहास क्या है। मिलना। आज करनी सैनिक क्षत्रिय समाज के अनेकों युवा, उन्होंने ऐलान भी किया है बच्चों ने। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं राजेश राणा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टीवी। नेक्स्ट टीवी में दोस्तों आज हमारे साथ हैं अंतरराष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष श्री सूरजपाल अम्मू जी। अम्मू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार। अम्मू जी, जिस तरह से अभी भारत में एक प्रथा चल गई है कि भारत का जो गौरवशाली इतिहास है, भारत के जो महान सपूत हैं, उनका अपमान करने की, अभी सपा के एक सांसद ने, रामजी लाल ने, राणा सांगा का अपमान किया है और उनके जरिए कहा है कि ये हिंदू भी गद्दार हैं। ऐसे लोगों का क्या उपाय करना चाहिए? राजेश, आप कई वर्षों से मुझे जानते हैं और मैं आपको जानता हूं। आप मीडिया जगत के अच्छे जाना मैंने नाम है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये जो हमारा इतिहास है ना, ये 3 घंटे की या 2.5 घंटे की या 2 घंटे की पिक्चर जो देखते हैं ना, उसमें वैसा इतिहास नहीं आएगा ही नहीं। हम लोगों ने लाखों क्षत्रियों ने शहादत दी है, लाख करोड़ों हिंदुओं ने शहादत दी है। हिंदुस्तान का इतिहास बातों से नहीं बना। जो अखंड भारत की बात करते हैं लोग, जो बहुत सारी संस्थाएं अखंड भारत कहते हैं, वसुदेव कुटुंबकम कहते हैं, ये कहने के पीछे कारण है, हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। अब फैशन एक ये बन गया है कि जिसको हीरो बनना है वो राजपूतों को, क्षत्रियों को गाली देगा, जिसको चर्चित होना है वो हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ करेगा, हमारे इतिहास के ऊपर टीका टिप्पणी करेगा। अब आपने जिस रामजीलाल सुमन की बात किया, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। अब क्या उनकी जाति है मुझे पता नहीं, परंतु मुझे इतना पता है कि एक निष्ठुर, एक अनपढ़ गंवार व्यक्ति राज्यसभा जैसे सम्मानित सदन के भीतर बयान देता है और वहां पर अनेकों सांसद, सभी पॉलिटिकल पार्टियों की बात कर रहा हूं, बिल्कुल वहां पर बैठ के सुन रहे हैं, किसी ने विरोध मात्र नहीं किया। आश्चर्य की बात यह है कि जिस सदन के अंदर बैठ के आप वक्तव्य दे रहे हो, जिस पार्टी के सांसद हो आप, आपका इतिहास क्या है? मैं मुलायम सिंह जी का बहुत सम्मान करता हूं। अंतिम दिनों में जब मुलायम सिंह जी का देहांत हुआ तो मैं उनसे मेदांता अस्पताल में मिलने भी गया, एक इंसानियत के नाते। बहुत बड़े समाजवादी नेता रहे, बिल्कुल। अखिलेश जी से मेरे संबंध व्यक्तिगत हैं अच्छे, परंतु मैं अगर आज मुल्ला मुलायम कहूं तो उससे क्या होगा? उन्होंने बाबरी ढांचे को जब तोड़ा गया, हिंदुओं के ऊपर गोली चलवाई, बिल्कुल। अयोध्या में जब ढांचा टूटा या बाबरी मस्जिद तोड़ी गई कार सेवकों के द्वारा, तो उनके ऊपर गोली चलाने वाले कौन थे? मुलायम सिंह थे, बिल्कुल। क्योंकि उस समय वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने जो कर्म किए, जो उनको कर्मों के उनकी सजा जो मिली, अखिलेश यादव और रामजीलाल मुलायम सिंह यादव जी का परिवार भुगत रहा है। एक ही परिवार में से कितने सांसद हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को उनके परिवार में सांसद होने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, सूरजपाल सिंह अम्मू को, परंतु मैं कहता हूं पहले आप अपनी गृहबान में झांके। आपका इतिहास क्या है? आप राम मनोहर लोहिया जी के नाम को लेकर, उनकी नीतियों को लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर आए। क्या राम मनोहर लोहिया आपके परिवार से थे? आपने कोई सिद्धांत लिया ना। आप समाजवाद की बात करते हैं, अच्छी बात है, दुनिया भर में लोग करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं, अच्छी बात है, परंतु आज राजपूतों को छेड़कर, राजपूतों के इतिहास को छेड़कर, क्षत्रियों के गौरवशाली इतिहास के बारे में जैसे आपने बताया, उनके बारे में चर्चा करके जो अपने आप को धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन बनाना चाहते हैं, मैं उनको बता दूं भैया, ये शोले फिल्म का वो नहीं है ठाकुर जिसके दोनों हाथ कटे हुए हैं। करोड़ों क्षत्रियों की ताकत आप हिंदुस्तान में पहचान नहीं पाए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आपको विपक्ष में बिठा दिया है, आपको किसी लायक नहीं छोड़ा है उन्हीं क्षत्रियों ने। हिंदुस्तान के अंदर हमने जिस राजनीतिक दल का साथ दिया, वो राजनीतिक दल सत्ता में है, बिल्कुल बिल्कुल। और उस राजनीतिक दल के लोग कह रहे हैं कि राजपूतों ने हमारा साथ नहीं दिया। हमने साथ दिया, कारण कि इस देश के अंदर अगर इतिहास को संरक्षण का काम कर रहे हैं, नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। आज मैं देश के प्रधानमंत्री का सम्मान क्यों ना करूं?
क्योंकि उन्होंने आज विश्व के अंदर हिंदुस्तान के नाम को रोशन किया है। अब जब राणा सांगा की बात आती है, महाराणा कुंभा के बेटे हैं, महाराणा कुंभा, जिनके नाम से पूरा हिंदुस्तान, अखंड भारत जिसको ये कहते हैं, वो महाराणा कुंभा के बेटे हैं, महाराणा राणा संग्राम सिंह। अब मैं इनसे पूछूं राणा सांगा का पूरा नाम तेरे को पता है क्या रामजीलाल सुमन? तो पता नहीं, उनको पता नहीं है। राणा संग्राम सिंह, जिन्होंने सैकड़ों युद्ध जीते हैं, 100 से अधिक, 100 युद्ध जीते हैं उन्होंने, और 100 युद्ध जीते, और जहां जहां मुगलों को हराया, मुगलों ने अपनी बेटियां उनको तोहफे में दी। 32 मुस्लिम रानियां राणा सांगा के घर में थी। हिंदू जो हमारी महारानी वो थी, वो तो अलग थी, परंतु जो मुगलों को जिन को हराया तो वो कहते थे महाराज माफ कर दो, और ये तोहफा उन्होंने अपने खजाने भी दिए और अपनी बेटियां भी, कारण कि वो तो लुटेरे थे, कौन? मुगल। आज उसी राणा संग्राम सिंह, राणा सांगा को, जिसकी आंख, हाथ, 80 घाव उनके शरीर पर लगे, उसके बाद लड़े हो, और भरतपुर डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है रुपसार करके, वहां उनकी आज भी उनके जहां प्राण उन्होंने छोड़े, बाबर के साथ अंतिम युद्ध लड़ा। अब उसी राणा सांगा के सेनापति कौन थे? हसन खां मेवाती। अब हसन खां मेवाती के बारे में ये कौन जानते हैं? इन नलायक समाजवादी पार्टी के सांसद को ही नहीं पता कि हसन खां मेवाती राणा सांगा के सेनापति के रूप में इस अंतिम युद्ध में लड़े। बाबर ने इससे गुस्सा होकर मेवात के अंदर हजारों लाखों मुस्लिमों को काट दिया। अब वो मुस्लिम जो हिंदुस्तानी मुस्लिम था, हसन खां मेवाती, जिनके पूर्वज राजपूत थे, उन्होंने राणा सांगा का साथ दिया। अब इनकी हिस्ट्री के बारे में क्या पता है? अब राणा सांगा के बेटे कौन है, पोते कौन है? महाराणा प्रताप के दादा राणा सांगा, महाराणा उदय सिंह के पिता राणा सांगा। उनके बारे में इस प्रकार की भाषा बोलकर, अरे हमने नहीं बुलाया। अगर पंजाब के शासक जो लोधी थे वहां के, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इब्राहिम लोधी के भतीजे नहीं, और चाचा ने, दोनों ने बुलाया था, दिल्ली वालों ने और पंजाब वालों ने, उन्होंने भाई इनको बुलाया था, हमने नहीं बुलाया। हमारे को आवश्यकता नहीं। हमारे बाप दादाओं के आज भी महल खड़े हैं। ये जो मेरे पीछे चिन्ह देख रहे हैं, ये हमारे राजघरानों के वो हैं, जिनको आप निशानियां नहीं, जो हमारे सर के पीछे, जो ये सूरज हमारे पीछे चमक रहा है, जो आप ये कुर्सियां देख रहे हैं, ये हमने भैया ये लोन लेके नहीं खरीदी। हम लोगों ने समाजवादी पार्टी में भ्रष्टाचार करके टूटियां चुरा के नहीं खरीदी। हमारे बाप दादाओं ने हमारे को जमींदार जो हमको विरासत में मिला, जो खेत खलियान हमको मिले, वो ऐसे नहीं मिले। हम इस देश के रहने वाले लोग हैं। वो तो गद्दार कह रहा है। जिसने गद्दार कहा उसकी जात क्या है मुझे नहीं मालूम, परंतु मैं इतना जानता हूं, जिन्होंने अपने देश में रहकर अपने धर्म बदल लिए, गद्दार वो हैं। चंद्रशेखर रावण का मैं इंटरव्यू देख रहा था, तो जब भी चंद्रशेखर रावण को डायलॉग बोलना होता है, राजपूतों को गालियां देना शुरू कर देता है, क्षत्रियों के बारे में उल्टा सीधा, क्योंकि उसको पता है और कोई विरोध करेगा नहीं। ये राजपूतों का गर्म खून है, इनको बोलेंगे तो उल्टा सीधा बोलेगा, तो राजपूत उसको उल्टा बोलेंगे तो उसकी टीआरपी बढ़ेगी। यही रामजीलाल सुमन करने का प्रयास कर रहे हैं। अब कह रहे हैं ना कि मेरा किसी को ठेस पहुंचाने का मकसद नहीं था। एएनआई पे उनका इंटरव्यू देख रहा था। अरे तू मिल भैया लड़कों को, वो कालक लेके तेरे को ढूंढ रहे हैं, तेरे मुंह पे कालक लगाएंगे, तेरे गले में जूतों की माला डालेंगे, तेरे को बताएंगे हमारा इतिहास क्या है, मिलना। आज करनी सैनिक क्षत्रिय समाज के अनेक युवा, उन्होंने ऐलान भी किया है बच्चों ने। मैं तो कहता हूँ ऐलान मत करो भैया, इनके जो कर्म है, इनको राजनीतिक तौर पे इनको सजा मिलेगी। इन लोगों का ना कोई इतिहास था, इन्होंने राजनीति करने के लिए राजपूत समाज का इतिहास को, परंतु दुख इस बात का है कि संसद में आज भी विरोध जिनको करना चाहिए, तो किसी भी राजनीतिक पार्टी के, कांग्रेस तो करेगी क्योंकि मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश जी के मित्र हैं राहुल जी, बिल्कुल। परंतु जिन लोगों को जो संसद के अंदर बैठे हुए राष्ट्रवादी कहते हैं अपने आप को, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, किसी को बुरी लगती हो लग जाए भैया, जो अपने आप को राजपूतों के नेता भी कहते हैं, उनको भी मैं सलाह दे रहा हूँ, अरे भैया गूंगे मत बैठो,
अगर आप लोगों ने कोई चूड़ियां वूड़ियां पहन ली है तो मुझे पता नहीं, परंतु सदन के अंदर एक व्यक्ति इतना बकवास कर जाता है आपके इतिहास को लेकर और आपके मुंह से आवाज तक नहीं निकलती। पूरे देश के क्षत्रियों का खून खोल रहा है और आप चुप हैं, क्यों भाई? क्या आरएसएस ने मना कर दिया? मोहन भागवत जी के डर से आप नहीं बोल पा रहे? अरे मैं तो ये जो 66 करोड़ जो प्रयागराज के अंदर कुंभ में जो लोग पहुंचे, मैं तो उनको सैल्यूट करता हूँ, उनकी एकता को सैल्यूट करता हूँ, उन हिंदुओं को प्रणाम करता हूँ, उन विदेशी जो लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए आए कुंभ में, मैं तो उनके पैरों को नमन करता हूँ कि भैया तुम हिंदुस्तान की संस्कृति को, हमारे इतिहास को संजो रहे हो। परंतु सदन के अंदर बैठे हुए हमारे नेता चुप है। ये बड़ा गंभीर विषय है। राजस्थान के बारे में मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि राजस्थान के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर एक मुस्लिम व्यक्ति के नाम से कोई जिला नहीं। आपने देखा होगा अन्य प्रदेशों के अंदर एक रिवाज चल रहा है कि ये नाम बदल दो, वो नाम बदल दो, दिल्ली में बदल दो। अरे तुमसे अकबर रोड, बाबर रोड तो बदले नहीं गए, हुमायूं रोड तो तुमसे बदले नहीं गए भैया। दिल्ली में सत्ता में बैठे हो आप लोग, अब तो दिल्ली में सरकार भी नगर निगम में और इस पे बीजेपी का राज हो गया विधानसभा के अंदर। नाम बदलो ना। गुलामी जो कांग्रेस ने की, कांग्रेस ने मुसलमानों की वोटों के लिए उनकी गुलामी की। अगर आप लोगों में भी अगर वही कीटाणु आ गए तो मुझे पता नहीं, परंतु मैं इतना कहना चाहता हूं कि अब समय है बदलाव का। मैं देश के प्रधानमंत्री से बहुत उम्मीद करता हूं। अमित भाई शाह देश के गृह मंत्री हैं, बड़े जाबाज गृह मंत्री है देश के। मैं अपने राजनाथ जी से भी अनुरोध करना चाहता हूं, आप बड़े सौम्य हैं, सभ्य हैं, आपको सब प्यार करते हैं राजनाथ जी, आपको बोलना पड़ेगा। जब योगी आदित्यनाथ छाती ठोक के कह सकते हैं कि हाँ मैं राजपूत हूं, मुझे प्राउड है राजपूत होने पर, तो राजनाथ जी और गजेंद्र सिंह शेखावत, अनुराग ठाकुर जैसे लोगों को बोलना पड़ेगा, राज्यवर्धन सिंह राठौर को बोलना पड़ेगा, उप मुख्यमंत्री राजस्थान मैडम को बोलना पड़ेगा, दिया कुमारी जी को। हाँ वसुंधरा जी, अब तो कुछ भी नहीं है आपके पास, बोलना तो पड़ेगा। ये जितने भी, चाहे वो हिमाचल के हो, चाहे वो राजस्थान के हो, यूपी के हो, हरियाणा के राजपूत हो, अब बोलने का समय है। अगर आप आज बोलोगे तो जो गौरवशाली इतिहास है, जो हमारे बुजुर्गों के द्वारा जो हमारे को नाम दिया गया, आज मैं राजपूत लिखता हूँ अपने नाम के आगे, कुंवर सूरजपाल सिंह अम्मू लिखता हूँ, तो कुंवर जो लिख रहा हूँ, मुझे बातों से कुंवर लिखने का मौका नहीं मिला, क्योंकि इतिहास हमारे बुजुर्गों ने बनाया, हमारे पूर्वजों ने बनाया। राम किन के परिवार से आज राम की पूजा हो रही है अयोध्या में। हम राजपूत समाज के लोग, मैं अयोध्या नहीं गया, पूरे विश्व में पूजा हो रही है, मैं अयोध्या नहीं गया। अब बड़े बड़े अमीर लोगों को इन लोगों ने बुलाया, परंतु जो राम के वंशज हैं, आप मेरे घर में देखिएगा मंदिर सामने, आप राम दरबार लगा हुआ है। अब हम राम के वंशज हैं, अब आपने ठेका दे दिया एक संस्था को, वो अपने अपने चेले चमचों को बुला रहे हैं, हम तो उनसे भी नाराज होकर बैठे हैं। कारण कि आप अगर अमीरों के कितने करोड़ चंदा आया, इतने करोड़ लोग आए, इतने लाख लोग आए, अरे भैया जिनके पूर्वज थे राम, जिनके राम के नाम से तुम राजनीति कर रहे हो, उनको तो तुम भूल गए। 400 करोड़ का चंदा दिया है अभी सरकार को, टैक्स दिया है। देखो, एक देवकीनंदन ठाकुर है, कथावाचक हैं, मेरे बड़े भाई हैं, तो बड़े का छोटे भाई होंगे, उन्होंने प्रयागराज के अंदर अभी एक सनातन कुछ एक सनातन एक कमेटी बनाने के लिए, सनातन नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है, उन्होंने सनातन कल्याण बोर्ड बनाने की एक मुहिम चालू की। वहां पर अनेक लोगों को बुलाया, टी राजा भी वहां गए थे जो बीजेपी के विधायक से, और अनेक संत वहां थे। बहुत अच्छी बात थी। मंदिरों में चंदा आया, चंदा कहाँ गया, कहाँ दबा पड़ा है, तिरुपति का चंदा कहाँ गया, ताले नहीं मिल रहे, चाबी बदल गई, करोड़ों करोड़ों रुपए चंदा आ रहा है। उन संस्थाओं को किसका संरक्षण प्राप्त है, कौन सी सरकारों का संरक्षण प्राप्त है? अगर सनातन कल्याण बोर्ड बन गया, मैं माननीय देवकीनंदन ठाकुर जी के इस मुहिम को समर्थन देना चाहता हूं कि अगर सनातन कल्याण बोर्ड बनता है तो निश्चित तौर पे जो इस देश सनातनियों का है, यहाँ पर 125 करोड़ सनातनी रहते हैं। जब मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड है और वक्फ बोर्ड के विरुद्ध आप एक
कानून ला रहे हो, संस्था बनाने अच्छी की बात कोशिश है। कर रहा हूँ। ये संस्था तो वक्फ बोर्ड है ऑलरेडी, हम्म, और उस कानून में संशोधन करने का काम भारत सरकार कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। हम्म, मैं तो उनका समर्थन भी करता हूँ। हम्म, परंतु सनातन बोर्ड क्यों ना बने, हम्म, हमारे मंदिरों का संरक्षण क्यों ना हो, हम्म, हमारी कमेटियों के ऊपर आप सरकार का ऑब्जर्वेशन लगाइएगा, अच्छी बात है। परंतु उस चंदे के ऊपर आज सरकार, चलो आप लोगों की विश्व हिंदू परिषद का अपना एक सिस्टम है बड़ा अच्छा, मैं विश्व हिंदू परिषद को सैल्यूट करता हूँ। वो व्यवस्थित लोग हैं, अच्छा काम करते हैं संघ के लोग बड़ा, क्योंकि मैं खुद स्वयंसेवक रहा हूँ, स्वयंसेवक हूँ, तो निश्चित तौर पे अच्छी व्यवस्थाएं करते हैं। परंतु कल को केंद्र में सरकार फिर बदल गई तो 10 साल बाद, 15 साल बाद फिर क्या होगा, फिर ताले लग जाएंगे। तो इसलिए सनातन कल्याण बोर्ड बनना चाहिए, और ऐसे लोगों के विरुद्ध भी एक कानून आना चाहिए जो हमारे इतिहास के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं, जिनको आज भी बाबर इनका अपना बाप नजर आता है, जो आज भी ताजमहल को, जो तेजो मंदिर था उसमें शाहजहां, जिस औरंगजेब के ऊपर आज बवाल मचा हुआ है, वो औरंगजेब की कब्र के ऊपर बड़ी चर्चा महाराष्ट्र के अंदर हो रही है। बिल्कुल। छत्रपति शिवाजी, जिनको अब छावा के नाम से आज पूरा देश जानने लगा है, छत्रपति शिवाजी के बारे में अखिलेश यादव का स्टेटमेंट आपने देखा होगा। बिल्कुल देखा है, कि उनका तिलक नहीं कर रहे थे। तो ये कटाक्ष करना जो है इन लोगों का, जो हमारे महापुरुष हैं, क्या शो कर रहा है? देखो अखिलेश यादव जी, आप कृष्ण के वंशज अपने आप को कहते हैं, ये आपकी गलतफहमी है। आप कृष्ण के वंशज नहीं, कृष्ण के, राम के वंशज हम और हमारे परिवार के लोग। आप लोगों ने कृष्ण को अपना मान लिया, थैंक यू सो मच, पर कृष्ण वाले काम तो कर लो भैया। कंस को मारा था, कृष्ण वाले मथुरा के अंदर आज भी कृष्ण जन्मभूमि कैद पड़ी हुई है तुम्हारे रिश्तेदारों के हाथ में, उनको मना लो, उनसे छुड़वा लो। आज कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर तो कुछ बोल लो, जब बोलने का वक्त आता है तो इनके मुंह में दही जम जाती है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उनको कम से कम जो हमारा इतिहास है, क्या 1947 से पहले देश नहीं था क्या? बिल्कुल। अंग्रेज यहाँ पर आए राज करके, अंग्रेजों से युद्ध किसने लड़ा? मायावती के रिश्तेदारों ने, ये मुलायम सिंह के परिवार वालों ने। किसने युद्ध लड़ा? गांधी तो आए थे 1937-35 में, वो तो विदेश में पढ़ते थे। बहुत सारी चीजें हैं उनके पीछे। तो कहने का अर्थ यह है कि जो देश आजाद हुआ, अंग्रेजों से पहले कौन थे? मुगल थे। मुगलों से युद्ध किसने लड़ा? अरे शिवाजी ने लड़ा, महाराणा प्रताप ने लड़ा, रावल रतन सिंह ने लड़ा, उत्तर प्रदेश के अंदर अनेकों अनेकों क्षत्रियों ने लड़ा, रानी झांसी ने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए। अब मैं किसी परिवार के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहता, बिल्कुल रहे होंगे गद्दार, परंतु हम लोग जो हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से जो हमारा इतिहास आज भी खड़ा हुआ है, आज मुझे कोई एक बता दे, मुलायम सिंह यादव का कोई एक आदमी, कांग्रेस का कोई एक आदमी ये बता दे कि हमारे महल ये रहे, हमारे महल है। पृथ्वीराज चौहान का किला, लाल किला जिसको बोलते हो आप, पृथ्वीराज चौहान जिसको बहादुर शाह जफर का किला बोला जाता है। आज हमारे दिल्ली के अंतिम शासक जो बोलते हैं, हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान थे, वो शासक कहीं तो बैठता होगा। झांसी की रानी का महल आज भी है ना, महाराजा शिवाजी महाराज का, मराठा शिवाजी का आज भी जलवा है ना, चित्तौड़ में सब कुछ है। परंतु ओवैसी साहब कहाँ जाएंगे? औरंगाबाद जाएंगे, औरंगजेब की मजार में मत्था टेकने जाएंगे। रजाकारों की औलादें, आपको रजाकारों के बारे में कभी बताऊंगा मैं। ये ओवैसी और ओवैसी के भाई और इनके परिवार के लोग, ये रजाकारों की औलाद है। बिल्कुल, देशद्रोही जिनको बोलते हैं, आतंकवादी जिनको बोलते हैं। इन लोगों ने कभी देश हित की, राष्ट्र हित की बात नहीं की। पता नहीं ये सांसद कैसे बन जाते हैं, मुझे नहीं पता, परंतु आज फैशन बन गया है कि राजपूतों को गाली दो, हीरो बन जाओ, इतिहास को छेड़ो। मैं कहता हूं कोई मुझे बता दे कि तुम, हमारा महल यहां था। जो लोग आजकल किताब को लिए घूमते हैं ना, हमारा ये इतिहास है जी। अरे हमारे तो महाराणा प्रताप के जो पड़पोते थे अरविंद सिंह मेवाड़, उनका देहांत हुआ है कुछ दिन पहले। महाराणा साहब का उदयपुर में देहांत हुआ। भैया हमारे पूर्वज आज भी हैं, आज भी जयपुर के राज परिवार आज भी है,
आमेर का किला आज भी खड़ा है, जयपुर का किला आज भी खड़ा है, आगरा के अंदर अनेकों अनेक ऐसे फोर्ट हैं जिन पर हमारा ठप्पा लगा हुआ है। उनके अंदर उनसे पहले कौन थे, अनेकों अनेक इतिहास पूरे देश के अंदर, चाहे वो साउथ का हो, चाहे वो ईस्ट का हो, चाहे वेस्ट का हो, आज भी इतिहास हमारा संरक्षित है, मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल उसके तथ्य हैं। और हम लगातार आपको डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बना रहे हैं उस इतिहास की, लगातार आपको दिखा रहे हैं, आप देख रहे होंगे नेक्स्ट टीवी पे। मुझे अब सबसे बड़ा ये सवाल है कि मैं जो हमारे युवा हैं मैं उनमें जा रहा हूँ, बहुत गुस्सा है उनमें। वो युवा कह रहे हैं कि हमें बताएं, हमारे जो बुजुर्ग हैं या हमारे बड़े हैं, कि हमें क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ। इस गुस्से को इकट्ठा करो, काम आएगा। वक्त की नजाकत को देखते हुए चलना चाहिए। हमें राष्ट्र हित में काम करना है। हम राष्ट्र भक्तों की कौम है राजपूत। हम लोगों को जोश में होश नहीं खोना चाहिए। हाँ, जो इस प्रकार की बकवास करते हैं, मैं अक्सर कहा करता हूं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आज मैं एक नाथ शिंदे को सुन रहा था, क्रिया की प्रतिक्रिया। उन्होंने भी एक कुणाल कामरा कॉमेडियन है, उसके स्टूडियो को कल शिवसैनिकों ने तोड़ा। भाई मैं समर्थन करता हूँ शिवसैनिकों का। जो बदतमीजी करेगा, जो हमारे लोगों को, हमारे नेताओं के बारे में अपशब्द बोलेगा, उनके बारे में अपमानजनक टिप्पणी करेगा, भाई उनका इलाज तो जूता होना चाहिए। देश में कानून है, ठीक है, 1-2-4 दिन अंदर रहोगे, जमानत हो जाएगी। कानून बड़ा अच्छा है। अभिव्यक्ति की आजादी केवल उनको ऐसा नहीं है, हमको भी है, परंतु एक दायरे में रहकर। जो कानून का फायदा कुछ लोग उठा रहे हैं, हमको संयम रखना चाहिए, उनका विरोध जारी रखना चाहिए। हम लोगों ने, हमारे बच्चे जंतर मंतर पर बैठे हैं। हमने ईडब्ल्यूएस के लिए लड़ाई लड़ी, पहले लड़ी। देश की भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने जो आरक्षण हमारे को दिया ईडब्ल्यूएस, उसके अंदर कुछ त्रुटियां हैं, कमियां हैं, उसके लिए भी हम आज लड़ाई जारी रखें, परंतु डेमोक्रेटिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से। मैं अपने युवाओं को सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, जागते रहो। 5 साल में एक बार बटन दबाने का समय आता है। जो मेरे साथ है, जो मेरी कौम के साथ है, जो मेरे इतिहास का सम्मान करता है, जो मेरे पूर्वजों का सम्मान करता है, जो राम के नाम पर दुकानें चलाते हैं और जो राजपूतों को गालियां देते हैं, उनका भी हिसाब रखें। समय आएगा, उनको जवाब देंगे, परंतु अपने पूर्वजों के इतिहास को सुरक्षित रखने के लिए हमको जागते रहना पड़ेगा, क्योंकि जागरूक कौम ही जिंदा रहा करती है। ये जो इन्होंने सवाल उठाया है, इनको तो लगता है कि जो हिंदू हैं उनके वोट की शायद इनको जरूरत नहीं है। जिस तरह से हिंदुओं को गद्दार कहा है, राजपूतों को गद्दार कहा है, तो ये वोट बैंक की राजनीति। पहली बात तो रामजीलाल सुमन ने राजपूत शब्द नहीं कहा, हिंदू कहा है। उसने हिंदू भी नहीं कहा, उन्होंने संसद में बैठे हुए उस सारे सांसदों को कहा। तो उंगली किसके ऊपर गई? उनके ऊपर। जो कानून बनाने वाले लोग हैं, आज वो अगर चुप बैठ गए, वो अगर ऐसे रामजीलाल सुमन जैसे लोगों की बात को जवाब नहीं दे पा रहे हैं, उस पर चर्चा नहीं हो रही है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। हमको जो हम सदन में, जो संसद में जिन लोगों को चुनकर भेजते हैं, या जो पॉलिटिकल पार्टी जो राज्यसभा में सांसद अपने लोगों को चुनकर भेजती है, कम से कम वहां पर मर्दों को भेजें, बोलने वालों को। मर्द को मतलब बोलने वाला व्यक्ति हो, जो देश के इतिहास के बारे में जानता हो, जो बात रख सके, जो वहां पर गलत बातों का विरोध कर सके। वहां जाकर केवल हाथ खड़े करना है, ये गलत है। अखिलेश यादव ने भी रामजी लाल का विरोध नहीं किया है कुछ भी। क्यों करेगा जी? वो उसकी पार्टी का सांसद है, वो क्यों करेगा? वो उसको तो उसके पास चारा नहीं है ना। उसका 1-2 तो दलित सांसद है, उनको भी अगर वो भगा देगा तो फायदा मायावती को और चंद्रशेखर को मिल जाएगा। तो अखिलेश यादव तो बेचारा, उसकी मजबूरी है, वो तो बोल नहीं सकता इनके खिलाफ, क्योंकि अब यूपी के अंदर चुनाव आ रहा है। राजपूत समाज बताएंगे हमारा इतिहास कैसा है, आ रहा है ना चुनाव। भी महाराणा प्रताप की मूर्ति को अकबर रोड पर खंडित किया गया है, वहां राजपूत समाज से लेकर तमाम लोग वहां पहुंचे। ये कहीं साजिश भी हो सकती है क्या? देखिएगा, एक तो अकबर रोड पे नहीं, आईएसबीटी के सामने, जो कश्मीरी गेट पर, जो आईएसबीटी के सामने हमारा बहुत एक भव्य
मूर्ति वहां बनाई है, महाराणा अष्ट धातु की मूर्ति है, मैं कई बार गया हूँ जी। उसको खंडित किया है जिन नालायकों ने कृत्य किया है। मैं इतना ही कहूंगा कि निश्चित तौर पे देश के अंदर अराजकता का माहौल पैदा करना, इस कौम को चैलेंज करना कि देखो हमने तुम्हारी मूर्ति तोड़ दी, तो निश्चित तौर पे कोई साजिश की गई है। सरकार क्यों चुप रही? दिल्ली सरकार क्यों? नगर निगम चुप रहा? क्यों? देश के अंदर, वहां दिल्ली के अंदर तो इतने सारे सांसद और सरकारें और कितने लोग हैं, वहां एक भी नहीं बोला। जब हमारे लोगों ने विरोध किया है, बिल्कुल, वहां महिपाल सिंह मकराना थे, उपेंद्र राणा थे, और वहां पर विजय गोयल भी वहां पहुंचे, मैं देख रहा था। विजय गोयल वहां पहुंचे जब हमने ये कहा और बीरू सिंह उत्तर प्रदेश से, हमारे बहुत बड़े नेता हैं करनी सेना के, वो लोग वहां पहुंचे। महिपाल सिंह मकराना ने, सब लोगों ने अपनी बात रखी, उपेंद्र राणा ने रखी। तो इन लोगों ने जो वहां पहुंचकर अपनी ताकत दिखाई, वहां पर हजारों की तादाद में राजपूत समाज के लोग पहुंचे। ये तो छोटी सी एक झांकी थी। अगर अष्ट धातु की मूर्ति का निर्माण नई तरीके से नहीं किया, निश्चित तौर पे ये विरोध और बढ़ेगा। देश का क्षत्रिय आक्रोशित है और पूरे देश के अंदर वो आंदोलन करने की तैयारी भी कर रहा है। निश्चित तौर पे जिन सरकारों के संरक्षण में पार कर जहां मूर्तियां आप लोगों ने लगा दी, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सरकारों की है। उनको इस पर गंभीरता दिखानी चाहिए और मुझे लगता है समय आ गया है। इतने सारे कैमरे हैं वहां पर लगे हुए हैं, कौन आया, कौन अंदर घुसा, किसने मूर्ति खंडित की, निश्चित तौर पे दिल्ली पुलिस को भी ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके उनको सजा देनी चाहिए। महिपाल मकराना जी से अभी जब वहां गए तो दिल्ली की मुख्यमंत्री मिली, जब हमने आवाज उठाई कि यहाँ दोनों जगह दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, कोई नहीं आ रहा है, क्या उम्मीद है बीजेपी सरकार से आपको? देखो, रेखा जी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, मुख्यमंत्री दिल्ली को, हरियाणा की बेटी है, और मैं अभी पिछले दिनों से मैं दिल्ली में मिला भी था। तो निश्चित तौर पे बहुत गंभीर मुख्यमंत्री हैं और हमारी बात को गंभीरता से उन्होंने लिया है। हमारी बात भी उनसे हुई है। निश्चित तौर पे वो अच्छा काम करेंगी और एक नई मूर्ति, खंडित मूर्ति से बात नहीं बनने वाली, एक नई मूर्ति दिल्ली सरकार हमारे को वहां पर लगा के देगी और भव्य आयोजन करके लगेगी वो मूर्ति। मुझे ऐसा कहा गया है, तो लगना भी चाहिए। अभी ऐसा हो रहा है कि हमने देखा जब फिल्म पद्मावत आई थी, उसके बाद से देश के क्षत्रिय समाज से लेकर तमाम लोगों ने बहुत बड़ा विरोध किया था। क्या उस विरोध के बाद जो क्षत्रिय समाज पर फिल्मों के जरिए उंगली उठाते थे, क्या आपको लगता है कि बदलाव आए हैं कुछ इन फिल्म इंडस्ट्री में? बॉलीवुड के अंदर जो गंदगी परोसी आती थी राजपूतों को लेकर, अब ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर वाले डायलॉग आपको सुनने को नहीं मिलेगा। अब रानी पद्मिनी के ऊपर जो फिल्म बनी, भंसाली साहब पैसे कमा गए होंगे क्योंकि उनको फिल्म का बहुत बड़ा उनको फायदा मिला विरोध का। परंतु मैं एक बात जानता हूं, चाहे वो मणिकर्णिका फिल्म हो, चाहे वो पद्मावत मूवी हो, मैं ऐसी मूवीज को देखने इसलिए नहीं जाता क्योंकि मेरी हिस्ट्री बड़ी स्ट्रांग है। मुझे शिवाजी मराठा का इतिहास पता है, मुझे महाराणा का पता है, मुझे कुंभा का इतिहास पता है, मुझे रानी पद्मिनी का, जौहर का इतिहास पता है। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं, जब उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ जौहर किया, उसमें सारी छतरानियां थी, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ खाली कर दिया, पुरुष विहीन कर दिया, क्षत्रिय विहीन कहते हैं लोग, मैं कहता हूं जो सारे सैनिक थे मार दिए गए। सैनिक केवल एक जाति के थे ऐसा नहीं है, सभी हिंदू, पूरा चित्तौड़ खत्म हो गया। तो जब जौहर रानी पद्मिनी ने किया तो उसके इतिहास को केवल आप 2 घंटे की पिक्चर में दिखाएंगे, ऐसा भंसाली का बाप भी नहीं कर सकता। ये हमारा विरोध था। तो हम लोगों को मालूम है, हम लोगों के जो, चाहे रावल रतन सिंह हो, चाहे महाराणा सांगा हो, चाहे वो महाराणा प्रताप हो, चाहे मराठा शिवाजी हो, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान हो, हम लोगों ने केवल राजपूतों के लिए युद्ध नहीं लड़े। झांसी की रानी की जाति और मराठा शिवाजी की जाति किसी को पता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ब्राह्मण समाज के थे, बिल्कुल। अनेकों अनेक जातियों में। महाराजा सूरजमल, उनका महल है बल्लभगढ़ के अंदर, भरतपुर के राजा थे, महाराजा सूरजमल ने उस समय किसका साथ दिया, कितनों का साथ दिया, उनको पता ही नहीं है इतिहास लोगों को। ये केवल अपने लिए नहीं, अपनी कौम के लिए नहीं, हिंदुस्तान के लिए। अलग अलग राज्य थे, अपनी मातृभूमि के लिए। मेवाड़, चित्तौड़,
ये आप देखते हैं, चाहे वो मराठवाड़ा हो, चाहे वो दक्षिण हो, चाहे वो उत्तर पूर्व हो, यहाँ पर अलग अलग राज्य थे, अलग अलग उनकी सेनाएं थी, वो परंतु वो लड़ते थे देश के लिए, केवल एक जाति विशेष के लिए ना कोई लड़ा। हाँ, मुगल मुसलमानों के लिए लड़ते थे, परंतु हिंदुस्तानी जो मुसलमान थे, जो गरीबी के कारण, जो अत्याचारों के कारण जिनको अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ गया, वो भी हिंदुस्तान के, जैसे महाराणा प्रताप का सेनापति था हाकिम खां सूरी, राणा सांगा का सेनापति भरतपुर के खानवा युद्ध जिसको आप बोलते हो, खानवा का जो युद्ध है वो मेवात के नजदीक हुआ, तो हसन का, राजा हसन का मेवाती राणा सांगा के लिए लड़े, और लाखों मुस्लिम जो हिंदुस्तानी मुस्लिम थे उन्होंने अपने प्राण गंवाए, शहादत दी देश के लिए। बाबर के गुस्से को झेला है मेवात ने। तो मेवात केवल नूह डिस्ट्रिक्ट नहीं है, मेवात का मतलब अलवर, भरतपुर, मथुरा और गुड़गांव, फरीदाबाद, पूरा क्षेत्र आता है। हाँ, ये आता है। लाखों की तादाद में जिन लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी, वो भी तो मुसलमान थे। सबने कुर्बानियां दी हैं इस देश के लिए, ये तो सच्चाई है, ये ये इतिहास है। हाँ, तो इसलिए हिंदुस्तानी मुसलमान को भी हम ये नहीं कहते कि सारे के सारे मुगल थे, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ के लोग हैं, यहाँ का, और यहीं से वो चले आ रहे हैं, उनका इतिहास यही है, राजपूत लोग हैं। राजेश, कारण ये है कि लोगों को इतिहास की जानकारी नहीं है। अब इतिहास फिल्मों से इतिहास सुनकर, पिक्चर देखकर जो इतिहास के बारे में बोलते हैं, मुझे उन पर दया आती है। अब यही 275 रुपए में इतिहास की जानकारी नहीं मिलेगी। अब यही मेरा अगला सवाल आपसे आ रहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम इतिहास को लाएं, लेकिन हमारे कैसे इसको आगे किया जाए, कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के जरिए, या कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए इस इतिहास को, क्या करना चाहिए? राजेश, आप बहुत, नेक्स्ट टू टीवी आपके चैनल का नाम है, नेक्स्ट टू टीवी बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज बनाता है, मैं देखता हूँ आपकी डॉक्यूमेंट्रीज को। आपको मैं एक सलाह दूंगा, आप एक बार चाहे राजस्थान जाएं चाहे गुजरात जाएं, अब बाबा भीमराव अंबेडकर है, इनकी शिक्षा किस राजघराने में हुई गुजरात में, उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाओ। ठीक है। अंबेडकर साहब का पढ़ाई का खर्चा, सब कुछ राजपूत परिवारों ने, गुजरात के परिवारों ने दिया। सच्चाई है बिल्कुल। अब उन अंबेडकरवादी जो अपने आप को कहते हैं, जो अपने आप को दलित चिंतक कहते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, भैया राजपूतों का और दलितों का कभी युद्ध नहीं हुआ। दलित हमारे भाई हैं, हम आपके भाई हैं। हमको जातियों में ऊंच नीच में बांटने वाले जो लोग होंगे, उनका अपना स्वार्थ होगा। ये हिंदुस्तान है, 36 कौम का हिंदुस्तान है, सभी जातियों का हिंदुस्तान है। यहाँ पर हर 50-40 किलोमीटर के बाद भाषा बदल जाती है, यहाँ पर पहनावा बदल जाता है 50-100 किलोमीटर के बाद। तो हमको और आपको बांटने के लिए जो राजनीतिक दल षड्यंत्र रचते हैं, उनको समझने की जरूरत है। आज हम आपस में लड़े हैं, एक दूसरे को गालियां दें, ये शोभा नहीं देता। मैंने बहुत रिसर्च करके बोल रहा हूँ, हम निश्चित तौर पे, मैं हमेशा, आपने देखा होगा, मैं इतिहास के संरक्षण पर बोलता हूँ, लड़ाई लड़ता हूँ। मैं किसी जाति विशेष के, मेरे को एक मिहिर भोज का विषय आया था, तो मेरे कुछ मित्र हैं दूसरे समाज के, जो मिहिर भोज को अपना बता रहे हैं, भैया तुम भी तो हमारे ही हो, भी कहीं से नहीं आए, तुम भी, वो भी हमारे हैं। परंतु इन राजाओं को लेकर हम युद्ध अब क्यों लड़ रहे हैं? अब तो हम एक ही गांव में रहते हैं, एक ही शहर में, एक मोहल्ले में रहते हैं, एक ही रोड पर रहते हैं, हम एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। उनके पीछे कारण कौन है? कौन षड्यंत्र रच रहा है? मैं उस संस्था का नाम अभी नहीं लेना चाहता, आदि के चैनल पर कभी लूंगा, जो अपनी रोजी रोटी एयर कंडीशन कमरों में बैठकर जो प्लानिंग करते हैं, कागजों पे जो पेंसिल से प्लानिंग उकेरते हैं, जो प्लान करते हैं, पूरा डिजाइन तैयार करते हैं कि इस कौम को, इस कौम को, इस कौम को, हम सबको पता है। और हमें मालूम है बददिमाग लोग कौन है, वो षड्यंत्रकारी कौन है, हमें पता है। समय आने दो भैया, देश आपको माफ नहीं करेगा। आज इस देश को, अरे हम लोग इस देश के मूल निवासी हैं। हम अखंड भारत की जब बात करते हैं तो आपके ऊपर तरस आता है। आप अखंड भारत की बात करते हैं, हम हिंदुस्तानियों को तो एक करने दो। मैं नहीं कहता, हम कोई, मेरे को एक राजपूत नेता का नाम बता दो, एक राजपूत राजा का नाम बता दो जो अपनी कौम के लिए लड़ा, हम देश के लिए लड़े। एक राजपूत, एक क्षत्रिय नेता का नाम बता दो मुझे। हम तो राम के वंशज है साहब,
हम तो निषाद राज के ऋणी हैं, जिसकी नाव को बैठकर हमने सरयू पार की। हम तो भिल्ली के झूठे बेर खाने वाले लोग हैं। हम तो वाल्मीकि के आश्रम में जन्म हुआ है लव और कुश का। मैं लव का वंश, लव मेरे पूर्वज हैं, मैं उनका वंशज हूं। जिसका घर वाल्मीकि के घर में, जिसका जन्म भगवान वाल्मीकि के आश्रम में हुआ, माता सीता की कोख से, वो जात पात की बात करेंगे? राजेश, बड़ी गंभीर बात कर रहा हूं आपसे। जैसे महाराणा प्रताप ने भीलों के घरों में रहकर घास की रोटियां खाई, भामाशाह ने जब महाराणा प्रताप का बुरा वक्त आया अकबर से युद्ध के दौरान, तो भामाशाह ने करोड़ों सोने की सरफियां महाराणा को ले पकड़ हथियार बना कर युद्ध। हम कैसे भामाशाह को भूल जाएं? महावीर जैन समाज के जितने भी आप जो बात भगवान है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं सुन के। वो कौन सी समाज से आते हैं? वो क्षत्रिय समाज से ही तो है। मैं कैसे जैनियों को अपना भाई ना मानूं? जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं आज चीन के अंदर, जापान के अंदर, मलेशिया के अंदर, थाईलैंड के अंदर, ये जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, हिंदुस्तान के अंदर जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो बौद्ध कौन थे? वो क्षत्रिय तो थे। तुम मान जाओ ना कौन सी, तुम्हें जो धर्म अपनाना अपनाओ भैया, चंद्रशेखर रावण। परंतु जो बौद्ध धर्म वाले हैं, वो जिनको पूछते हो, वो हम उन्हीं की तो औलाद हैं। समझना पड़ेगा, इस देश को बांटने वालों को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। जो लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, जो संस्थाएं अपने आप को बहुत बड़ा जो देश का चिंतक कहती हैं, हमें उनकी साजिश का भी पता है। वक्त आने पर अपनी बात रखेंगे। क्या वोट बैंक के लिए ये समाज टूटने की कगार पर पहुंचता है? देखो, मैं वोट बैंक के लिए इसलिए नहीं कह सकता कि मेरा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है। देश की आजादी के बाद देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो सभी जातियों के लिए, गरीब के कल्याण की चिंता करता है, देश को जोड़ने का काम करता है, विश्व में एकता का और शांति का एक मैसेज दे रहा है। नरेंद्र भाई मोदी का हम सम्मान करते हैं। तो ऐसे देश के प्रधानमंत्री बहुत सालों के बाद आए हैं। निश्चित तौर पे ऐसे प्रधानमंत्री को हमें समय देना चाहिए। नरेंद्र भाई मोदी जैसे प्रधानमंत्री रहे तो निश्चित तौर पे इस देश का कल्याण होगा। अमित भाई जैसे गृह मंत्री रहे तो निश्चित तौर पे काला धन वालों को चूड़ी टाइट करने का काम इस सरकार कर रही है, वो भी होगा। और देश के अंदर अभी नशा के विरुद्ध देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह ने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया हुआ है। मैं उसके लिए स्पेशल अनुरोध करूंगा और अमित भाई का धन्यवाद करूंगा कि एक पहला देश का गृह मंत्री ऐसा आया है हिंदुस्तान का जो नशा खोरों, नशा बेचने वालों के विरुद्ध एक बहुत बड़ा अभियान चला रहा है। मैंने इतने सालों में मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी हिस्ट्री देखी है, सुनी है, पढ़ी है, देखा है। मैंने अनेक लोगों को सुना है, पढ़ा है, परंतु पहला देश का गृह मंत्री और देश का प्रधानमंत्री ऐसा जो देश की चिंता करता है। पहला देश का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऐसा है जो राफेल को लेकर हिंदुस्तान की सैन्य क्षमता को बढ़ा रहा है। तो ऐसे ऐसे लोग आज सरकार में है तो निश्चित तौर पे, और मैं खासतौर पे कहूंगा कि ऐसे लोग देश की संसद के अंदर बैठे हैं, वहां पर रामजीलाल सुमन जैसे लोगों को नहीं होना चाहिए। इसको भी राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए। मेरा लास्ट सवाल है, जो हमारा गौरवशाली इतिहास है, इसको लोगों तक पहुंचाने के लिए आपके अनुसार क्या करना चाहिए? आजकल गूगल, विकिपीडिया सब कुछ अवेलेबल है। गूगल पे जाओ, सर्च करो, सब कुछ आपको मिलेगा। आजकल बच्चे बहुत तेज हैं। आजकल बच्चे किताब नहीं पढ़ते, वो उनके हाथ में मोबाइल रहता है, वो मोबाइल पे टाइप करते हैं, 2 मिनट के अंदर आपकी हिस्ट्री बता देंगे। आजकल देखो, इस देश ने तरक्की की है, विश्व ने तरक्की की है, और ये सोशल मीडिया का जमाना है। निश्चित तौर पे आप फोन और चिट्ठी भेजने का समय नहीं है, तो डायल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो बोलो और सामने नंबर आ जाएगा। सबको इतिहास की अगर जानकारी लेनी है, खासतौर पे मैं स्कूलों में कहता हूं, स्कूलों में इतिहास को समझाने की जरूरत है, पढ़ाने की जरूरत नहीं है। पढ़ाओ ना, पढ़ाने के साथ साथ उनको समझाओ भी कि देश 140 करोड़ लोगों का देश है, परंतु जब हम ओलंपिक में जाते हैं
तो केवल 10 मेडल आते हैं। मैं खेलों से जुड़ा हूँ, कल भी मैं नेशनल चैंपियन, मेरी हरियाणा की बेटियां फुटबॉल में बनी है इस बार। मैं कल भी स्टेट चैंपियनशिप झज्जर में थी, वहां था जब आपसे बात हो रही थी। तो ये देश 140 करोड़ लोगों का देश है। यहाँ पर औरंगजेब की कब्र की चिंता मत करो, अपने बच्चों को पढ़ाने की चिंता करो, अपने बच्चों को रोजगार कैसे मिले उसकी चिंता करो। अब सिर्फ मैं धर्म विशेष की बात ही नहीं करता, मैं नहीं करता, मैं हिंदू मुसलमानों की बात जब करता हूं जब कोई छेड़ता है, और जब कोई छेड़ता है तो हम छोड़ते नहीं। अब देश के अंदर डेवलपमेंट होना चाहिए। अब देश के मुसलमान की चिंता देश का प्रधानमंत्री करता है। वाकई सभी की चिंता हो रही है। एक और थोड़ा सा छोटा सा सवाल है, कुछ षड्यंत्रकारी हैं ऐसे जो षड्यंत्र के तहत इतिहास को लिख रहे हैं और लिखा गया है। इतिहास लिख नहीं रहे, वो इतिहास को तोड़ मरोड़ रहे हैं। कोशिश की उन्होंने, क्योंकि देखो, मैं डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार, आपने डॉक्टर हेडगेवार सुना होगा, परंतु डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार, हाँ, 1925 में जिन्होंने संघ की स्थापना की, बहुत मैंने गुरु जी, उनको मैंने पढ़ा है। मेरा संघ प्रवेश 47 वर्ष है, मैं 10 वर्ष की आयु से संघ की शाखाओं में जाके नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि तथा हिंदू भूमि सुखम वरती तो हम प्रार्थना हमने गाई है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने शाखाएं लगाई हैं, शाखाओं में गए हैं, हमने पद संचलन किया है। मेरे संघ के अनेकों अनेक मित्र हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर संघ के अधिकारी हैं। मैं उनको भी कई बार कहता हूँ, भैया तुम ऊपर पहुंच गए, कोई केंद्र में मंत्री बन गया, कोई सांसद बन गया, कोई एमएलए बन गया, सूरजपाल अम्मू को तो राजनीति करनी नहीं, ना चुनाव लड़ना है। परंतु जो भी करो, हमें डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार ने देश को कैसे आगे बढ़ाए ये सिखाया था, हिंदुओं को कैसे संगठित रखें ये सिखाया था। परंतु हिंदुओं को बांटने का काम हिंदू ही करेगा, ये हमें कभी ना सिखाया गया, ना हमने सीखा, ना सीखना चाहिए। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। देखिए, किसी को बुरी लगती हो भाई, कल लगती हो, अभी लग जाए, मेरी पूछड़ नहीं पाड़ सकता। हरियाणा में कहते हैं मेरा क्या बिगाड़ लगा भाई, है, क्योंकि मेरे अंदर सही बोलने की ताकत है। मैं चुनावी व्यक्ति नहीं हूं, मैं 37 वर्ष भाजपा के भिन्न भिन्न पदों पर रहा हूं। अब मैं राजनीति से इस्तीफा देकर अपने सामाजिक कार्यों में लगा हूं, अपने आराम से शांति से रहते हैं। परंतु जो देश के इतिहास को तोड़ेगा मरोड़ेगा, देश के हिंदुओं को बांटेगा, तो उसके विरुद्ध मैं बोलूंगा, छोड़ूंगा नहीं। देखिए, यही है, ये एहसास कराता है हर उस व्यक्ति को जो अभी अम्मू जी ने कहा कि मैं अगर देश के खिलाफ, देश की संस्कृति के खिलाफ, जो हमारी गौरवशाली संस्कृति है उसके खिलाफ कोई बोलेगा, तो हम भले ही कुछ भी हैं, कहीं भी हैं, कोई भी पद है हमारा, उसके खिलाफ जरूर बोलेंगे। आप भी बोलिए, कहीं भी हैं, किसी भी जगह रहते हैं, देश के किसी भी कोने में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, अगर भारत से प्यार करते हैं, उस संस्कृति से प्यार करते हैं, तो वो संस्कृति हमारी है। ऐसे लोग जो आक्रांताओं के नाम पर अलग अलग अपने भाषण करेंगे वोट बैंक के लिए, उनको आपको जवाब देना होगा। तो सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राजेश, थैंक यू।